नमस्कार, प्लानिटेक्स पर आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, प्लानिटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की अभी जनरल असेंबली चल रही है और आज ही रात, शायद अब से आधे घंटे हो में जो है हमारे विदेश मंत्री वो यूनाइटेड नेशन श्री एस जयशंकर जी जो है वो यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करने वाले हैं। इस बार मोदी जी जो है उन्होंने स्किप कर दिया। हर साल हो जाते थे लेकिन इस बार उन्होंने स्किप कर दिया। और स्किप करने का कारण जो है समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह की मतलब कि तलखी बढ़ा रखी है भारत के साथ में। और डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। कब क्या कर बैठेंगे, किसके साथ क्या कर बैठेंगे, यू नेवर नो। तो डर ये था कि मोदी जी कहीं जाएं और उन्होंने मोदी जी से मिलने का ये कर दिया कि ऑफर दे दिया कि भाई मिलना चाहते हैं तो भाई अमेरिका है। एक बार तो मोदी जी जो है G7 वाली उनके में जो वाशिंगटन को बुला रहा था वो मना करके निकल लिए वहाँ से। लेकिन आप अमेरिका में ही प्रेजेंट हैं और कहें कि ये न्यूयॉर्क में जो है चलो कहीं बैठ के मिल लेते हैं, तो ना कहना थोड़ा मुश्किल होता। और इसी समय में वहाँ घूम रहा है कौन? शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर। जी हाँ, वो वहीं प्रेजेंट हैं। ट्रंप उनसे मिल रहा है, उनके फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। ट्रंप और किससे मिल रहा है? यूनूस से मिल रहा है। और किससे मिल रहा है? अर्दोगन से मिल रहा है। मतलब दुनिया में उनको ट्रंप को जो है जिहादियों के अलावा कोई वैसे लोग नहीं मिल रहे हैं जिनसे जो है वो मीटिंग करे। उनकी लेवल ये हो गई कि अब अच्छे नेता जो हैं वो ट्रंप से दूरी बना के रख रहे हैं। जी हाँ, सच्चाई यही है। और इसलिए इनके पास बच गया ऑप्शन, क्या बच गया? इन्हीं जिहादियों से मिलना। जी हाँ, अब ये हो सकता है कि सीरिया के जोलानी जो है जिस पर $10 मिलियन का इन्होंने अवार्ड रखा था उससे भी शायद मुलाकात न करें, जो अभी राष्ट्रपति बन के बैठा हुआ है, जो अलकायदा और ISIS का जो है बहुत खूंखार आतंकवादी था और अभी सीरिया पर कब्जा करके उसको राष्ट्रपति बन बैठा है। अभी दो महीना पहले अप्रैल महीने में देखा कैसे ट्रंप ने उसको इन्वाइट किया सऊदी अरब में, वहाँ फोटो खिंचवाया, हाथ मिलाए। तो क्या पता वो भी आकर के जो है ट्रंप से वहाँ मुलाकात कर रहा हो, कोई पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा था कि मोदी शायद वहाँ जाते और वहाँ चुपके से जो है कहीं छुपा के बैठा हुआ था, दूसरे बगल कमरे में बैठा के रखता मुल्ला मुनीर को और शहबाज को, उनको बुला के सामने खड़ा के हाथ मिलवा देता, फोटो वोटो खिंचवा देता, कहता है भैया हमने शांति करवा दी, अब मुझे नोबेल प्राइज दे दो। ये पक्का, ये डर पूरा था। पिछली बार भी G7 के जब मीटिंग हुई थी उस समय भी मुल्ला मुनीर वहीं बैठा हुआ था वाशिंगटन में, और इसीलिए जो है ट्रंप ने जो है मोदी जी को इन्वाइट किया था कि इन दोनों सडन एकदम आमने सामने कर देंगे, फोटो खिंचवा लेंगे अगल बगल खड़ा करके और कहेंगे भैया दोनों शांति हो गई, अब नोबेल प्राइज मुझे दे दो। ट्रंप जो है बिल्कुल नोबेल प्राइज के लिए ही हैज बिकम क्रेजी। जी हाँ, कुछ भी उसके लिए करने को तैयार हैं और इसलिए जो है मोदी जी ने स्किप कर दिया। तो जयशंकर जी गए हैं वहां पर, जिनका भाषण अभी होने वाला है या होस्टा शुरू भी हो गया, 10 साढ़े 10 के आसपास का टाइम था उनका। अब क्या हुआ कि वहां पर जो है जयशंकर जी ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है अमेरिका को। जी हाँ, उन्होंने अमेरिका में बैठकर वहीं पर न्यूयॉर्क में वहीं पर जो है ब्रिक्स के जो है फॉरेन मिनिस्टर्स की है वहां पर उन्होंने एक मीटिंग कर दी। जी हाँ, अमेरिका में जिस अमेरिका के खिलाफ जो है ब्रिक्स के खिलाफ ट्रंप कर दे कि हम ब्रिक्स को बर्बाद कर देंगे, तोड़ देंगे, ये सब कर देंगे, वहीं पर बैठ करके जो है ट्रंप ये अपने जयशंकर जी ने जो है ब्रिक्स के विदेश मंत्री जो हैं सभी वहां पहुंचे हुए थे अपने राष्ट्राध्यक्षों के साथ में, जो है उनकी एक वहीं पर मीटिंग कर दी। और ब्रिक्स ने जो है ट्रंप के टैरिफ को कंडेम किया है और हल्के से, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, बहुत फोर्सफुली या पूरी तरह से ओपन होकर के नहीं, बट हल्के से चाइना ने इंडिया के UNSC का जो बिड है उसको जो है उन्होंने
सपोर्ट कर दिया। डायरेक्ट नहीं कहा है कि हाँ परमानेंट मेंबर इनको बनाया जाए, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट हिंट उन्होंने दे डाले हैं वहीं ब्रिक्स की मीटिंग में। तो ये तो लग रहा है जैसे अमेरिका में बैठ करके जो है अमेरिका को तमाचा मारने वाली बात हो गई कि वहीं पर आप जो है ब्रिक्स की मीटिंग, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है सुबह शाम गालियां बकते हैं, गालियां निकालते हैं और कहते हैं ब्रिक्स को मैं देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वहीं पर उन्हीं के देश में जो है ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है। तो आइए इसी पर देखते हैं क्या हुआ। ये कुछ पिक्चर्स निकल करके आ रहे हैं, कैसे मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ जो है ट्रंप के अगल बगल खड़े होकर के पिक्चर खिंचवा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो है वो भी जो है ट्रंप के साथ पिक्चर खिंचवा रहा है, और एर्दोगान जो है टर्की का जो है जिहादी जो है वो भी पिक्चर खिंचवा रहा है। मतलब कि सिर्फ जिहादी ही अब ट्रंप के लिए से मिलने के लिए बच गए हैं। अच्छे दुनिया के कोई लीडर जो है ट्रंप से नहीं मिलना चाहते, सभी इनको अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज ही टोटली अनप्रिडिक्टेबल। कब क्या बोल जाए, किसको जो है ह्यूमिलिएट कर दें, पब्लिक के सामने में है, प्रेस के सामने क्या बोल जाए क्या नहीं बोल जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दुनिया के ज़्यादातर जो है देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वहाँ के लीडर्स जो हैं उन्होंने अब ट्रंप को जो है अवॉइड करना शुरू कर दिया है, ऐसा ही दिख रहा है। न्यूज क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कॉल्स अपॉन ब्रिक्स टू रीइंफोर्स मैसेज ऑफ पीस बिल्डिंग डिप्लोमेसी इन टर्बुलेंट वर्ल्ड। जी हाँ, जयशंकर साहब ने वहीं न्यूयॉर्क में ही जो है ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग बुलाई और टू रीइंफोर्स मैसेज ऑफ पीस बिल्डिंग डिप्लोमेसी इन टर्बुलेंट वर्ल्ड। जी हाँ, दुनिया में जिस जो उथल पुथल मचा रखी है अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, वहाँ पर उन्होंने दिया है एक पीस बिल्डिंग डिप्लोमेसी का मैसेज दिया है इन टर्बुलेंट वर्ल्ड। मतलब कि जो दुनिया में शांति आए, किसी तरह से जो ऑर्डर जो है ट्रंप ने बिल्कुल उल्टा पलटा कर दिया है वो अपने रास्ते पर आए, ताकि देशों का काम धंधा व्यापार चल सके, इस पर उन्होंने बल दिया है। दूसरी एक न्यूज कहीं पर छपी हुई है, वो कहती है जयशंकर होस्ट ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स इन न्यूयॉर्क, अर्जेज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। जी हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की भी मांग ब्रिक्स ने कर दी है। वैसे बहुत पुराना ये सिस्टम हो चुका है, ओल्ड सिस्टम हो चुका है, दुनिया बदल गई है। भारत और ब्राज़ील जैसे बड़े देश जिनकी इकोनॉमी बड़ी हो चुकी है, भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है और सिक्योरिटी काउंसिल में इसको जगह नहीं है, यूएनएससी में जो है इनको जगह नहीं है। आज के दिन में यूके को ले लें या फ्रांस को ले लें, उनकी मिलिट्री ताकत भी घट चुकी है बुरी तरह से, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, उनकी इकोनॉमी भी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है, बढ़ नहीं रही है आगे, लेकिन वो परमानेंट मेंबर बने हुए हैं जमाने से। दादागिरी है, वाइट सुपरमैसी कि भाई हम वाइट हैं, हम बने रहेंगे, हमारे पास क्वालिफिकेशन हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम परमानेंट मेंबर बनाया गया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश जो है उनको बनाया गया था। आज के समय में जब ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल नहीं होते हैं। जी हाँ, अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद यदि कोई है तो भारत ही है, लेकिन भारत को उन्होंने बाहर कर रखा है। क्यों? वी हैव ब्राउन स्किन। जी हाँ, इसी बीच एक और मीटिंग हुई है इब्सा की, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के जो है विदेश मंत्रियों की अलग से एक मीटिंग हुई है और ये भी काफ़ी मायने रखता है क्योंकि ये तीनों जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, लेकिन ब्रिक्स की मीटिंग के साथ साथ एक अलग मीटिंग इन्होंने जो है इब्सा की है। ये भी एक ग्रुप है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर्स में जो है ये तीनों ही देश हैं, रसिया और चाइना के अलावे तीनों ही देश, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये फाउंडर मेंबर्स हैं। इन्होंने अलग से मीटिंग की है।
जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है ब्रिक्स में, उन्होंने क्या बोला, ब्रिक्स एक्सटेंडेड देयर फुल सपोर्ट टू इंडिया फॉर इट्स ब्रिक्स चेयरमैनशिप इन 2026 एंड होल्डिंग ऑफ द 18th BRICS summit in India and also backed India's Big Cat Alliance. इस बार जो है 2026 की जो ब्रिक्स की जो है समिट जो होनी है वो भारत में होनी है, क्योंकि इसके चेयरमैनशिप जो है भारत के चेयरमैनशिप में होगी। इस बार भारत का टर्न है और ये 18वीं ब्रिक्स की जो है समिट मीटिंग होगी इंडिया में। और एक कैट अलायंस जो है इंडिया ने कुछ अनाउंस किया था, उसको भी उन्होंने बैक किया है। They condemned Pahalgam terror attack as well as Israel's attack on Qatar, which constitutes flagrant violation of Qatar's sovereignty. जी हाँ, ब्रिक्स ने जो है पहलगाम को कंडेम किया है, कहा कि ये बहुत ही गलत हुआ है और जिसने भी किया है बहुत ही गलत है ये, उन्होंने पूरी तरह से कंडेम किया। साथ साथ जो है अभी जो इजराइल ने कतर पर जो हमला किया था उसको भी इन्होंने कंडेम किया, कहा कि ये कतर की सॉवरेंटी का वायलेशन है। जी हाँ, अभी कतर पर हुआ था और कतर जो है मिडिल ईस्ट का जो है कि इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसके पास भी एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी हैं। इजराइल ने कुछ हमास के ऑपरेटिव्स थे वहाँ, उनको मारने के लिए जो है उन्होंने वहाँ अटैक किया था, तो ब्रिक्स में उसको भी कंडेम किया गया है। लेकिन ब्रिक्स ने जो है यूक्रेन वार पर छोटा सा सिर्फ कहा कि भैया थोड़ा डीएस्केलेशन होना चाहिए, कंडेम करने का, ये रसिया कंडेम करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि रसिया खुद ब्रिक्स का मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर्स है। तो इन्होंने पहलगाम को कंडेम किया, कतर अटैक को भी कंडेम किया, लेकिन यूक्रेन वार पर रसिया का कंडेम नहीं किया। सिर्फ ये कहा कि भाई डीएस्केलेट होना चाहिए मैटर। ये दुनिया के हर आदमी का था कि हाँ डीएस्केलेट होना चाहिए। The BRICS FM collectively expressed concern over the indiscriminate rising of tariffs and non-tariff measures. जी हाँ, अमेरिका ने जो अभी बवाल मचा रखा है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ जो बैरियर्स, एक प्रोटेक्शनिज्म जो है उन्होंने जो क्रिएट कर रखा है अपने इकोनॉमी के चारों तरफ जो है, उसको पूरी तरह से कंडेम किया है। बोला है कि ये दुनिया के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन है और ये डिस्क्रिमिनेटरी है। कुछ खास देशों को टारगेट किया जा रहा है इस पर, जैसे कि भारत को जो है 50% टैरिफ लगाया गया है, 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% जो है रशियन ऑयल के लिए है। तो उनका कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये प्रोटेक्शनिज्म है अमेरिकन पॉलिसी में जो है, और ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। ये साफ सारे विदेश मंत्रियों ने वहां पर बोला। Given Trump's pressure to build BRICS down, the BRICS backed expansion based on Johannesburg guiding principle. ट्रंप बार कह रहे हैं कि हमने बर्बाद कर देंगे ब्रिक्स को, जो हम तबाह कर देंगे, ब्रिक्स कुछ नहीं है, ऐसे कचरा है, खाली ऐसे बैठ कर बकवास करता है और ब्रिक्स डूब रहा है, ब्रिक्स में कोई अब वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू देता, ये सारी बातें कर रहे थे। लेकिन वहां पर उल्टा ही मामला हो रहा है। वहां पर सारे विदेश मंत्रियों ने कहा कि भैया जोहानसबर्ग गाइडिंग प्रिंसिपल के थ्रू जो है ब्रिक्स का हम एक्सपेंशन करेंगे। जी हाँ, बहुत से देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। ओरिजिनली ब्रिक्स 5 देशों का था, आज शायद 11 हो चुके हैं। उसमें 11 के लगभग में है। इजिप्ट है, ईरान है, यूएई है, इंडोनेशिया है, शायद इथियोपिया है, परहैप्स, मतलब जो है अफ्रीकन कंट्री कोई है, और एक कोई और है, मैं उसका नाम याद, बट 11 कंट्री जो है अभी इसके ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। और जोहानसबर्ग जो पिछला जो वहां पर हुआ था, समिट जो हुआ था जिसमें मोदी जी गए थे, शी जिनपिंग भी थे, वहां पर एक लिया गया था गाइडिंग प्रिंसिपल, वहां पर दिया गया था कि भाई हमको ब्रिक्स को और एक्सपेंड करना चाहिए। तो ये कहा गया कि भाई 2026 में मीटिंग होगी, हम लोग ब्रिक्स के जो और भी एप्लीकेशन है उनको भी कंसीडर करेंगे।
शायद सऊदी अरब ने भी इस ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। यस यस यस, अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया। तो और भी एक्सपेंशन करेंगे और हम लोग ब्रिक्स को जो है और मजबूत बनाएंगे। ये साफ साफ जो है कह दिया गया है। अमेरिका में बैठ करके जो है अमेरिका को ही मैसेज दे दिया गया है कि भैया तू ब्रिक्स पर चाहे जो भी कर ले, हम इसको और मजबूत करने वाले हैं और बड़ा करने वाले हैं और इसको और वाइब्रेंट बनाने वाले हैं। China and Russia, as permanent members of the United Nations Security Council, reiterated their support to the aspiration of Brazil and India to play a greater role in the United Nations, including its Security Council. ये डायरेक्ट तो नहीं कहा है कि परमानेंट मेंबरशिप को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि एक छोटा सा इनडायरेक्ट रेफरेंस जैसा मान सकते हैं इसको, जो कह रहे हैं कि reiterated support to the एस्पिरेशंस ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, दोनों के लिए कहा है, टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन यूनाइटेड नेशंस इंक्लूडिंग इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ग्रेटर रोल तो सिक्योरिटी काउंसिल में तभी प्ले कर सकते हैं जब परमानेंट मेंबर बनेंगे तभी। ऐसे तो 2 साल के लिए बनते हैं, फिर खत्म हो जाता है, फिर आता है 2-4-10 साल बाद फिर टाइम आता है कभी, तो उसमें तो यही लगा रहता है। तो ज़्यादा ग्रेटर रोल तो प्ले तभी होता है जब सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने तब। भारत का बहुत दिनों से प्रयास है, बहुत भारत ने इसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी अमेरिका तैयार नहीं था, अमेरिका तैयार हुआ, चाइना तैयार नहीं था। ये सारी चीज़ें जो है हमेशा होती रही हैं और भारत को किसी भी तरह से जो है सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर रखने के लिए ये 5 देश जो है, रशिया का एग्जैक्ट इंटेंशन मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये जो है फ्रांस भारत के पूरी तरह सपोर्ट में है, लेकिन ब्रिटेन, यूएस और चाइना ये तीनों जो है नहीं चाहते कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने, क्योंकि इससे उनकी बादशाहत पर थोड़ा सा असर पड़ जाएगा। अभी जो 5 हैं तो हो सकता है ब्राजील, इंडिया 7 हो जाएंगे, तो थोड़ी उनकी वैल्यू डिग्रेड होगी। इसके कारण से वो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि अब हमारा 5 बन गए, एकदम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बस ये 5 बैठे रहेंगे, अब हम और किसी को नहीं घुसने देंगे। इसलिए आप देखेंगे भारत बार बार जो है अब सिक्योरिटी काउंसिल को भी ज़्यादा, ये यूनाइटेड नेशंस को भी जो है अब ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन तो खैर ऐसे भी डिफंक्ट संस्था है, कभी कुछ नहीं करती है, सिर्फ बैठ के बकवासबाजी होती है। साल में एक बार इस तरह के जनरल असेंबली मीटिंग हो जाएगी कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ अनाप शनाप कुछ कर देगा, कुछ टेररिस्ट का लिस्ट में किसी को डाल देगा, कुछ करेगा, लेकिन कंक्रीट इनका कुछ भी नहीं होता है। भाई 3.5 साल हो गए रशिया यूक्रेन वार के, यूनाइटेड नेशंस कहाँ गया, उसमें क्या रोल अदा किया, चुपचाप बैठा हुआ है। और इनके जो यूनाइटेड नेशंस में काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको उनकी लाइफ स्टाइल देख लें भाई। वो फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं, और जिस देश में जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ लैंड क्रूजर 4-5 करोड़ की गाड़ी होती है, उसमें ट्रेवल कर घूमते हैं। किसके पैसे से? हमारे आपके पैसे से। जी हाँ, हर देश कंट्रीब्यूट करता है और मजे लेकर उड़ाते रहते हैं, यही उनका हुआ है। यूनाइटेड नेशन किसी काम का नहीं रहेगा। WHO को देख लीजिए, कोरोना में क्या उसने रोल प्ले किया था। WTO को देख लीजिए, कुछ नहीं करना है उनको, बस खाली मौज करना है, पैसे का हरामखोरी करनी है, इधर उधर पैसे खाते रहते हैं, सब मौज करते रहते हैं। कोई नहीं, इससे सिक्योरिटी काउंसिल हो चाहे कुछ भी हो, वर्चुअली यूनाइटेड नेशन हैज बिकम टोटली डिफंक्ट। इसलिए अब मेरा क्या है ख्याल है कि इसको भारत को इसको डाउनग्रेड करके ही रखना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाते हैं, वही जाकर दें, प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत ही नहीं वहां पर। नो मेंशन ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इन ब्रिक्स स्टेटमेंट। जी हाँ, ब्रिक्स का जो स्टेटमेंट निकला उसमें यूक्रेन का कोई वो नहीं किया, सिर्फ उनका कंसर्न एंड डी एस्केलेशन की बात की है। ब्रिक्स और IBSA इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ज्वाइंट स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस कंसर्न ओवर ट्रम्प्स टैरिफ, वेस्ट एशिया सिचुएशन ओवर इजराइल, एक्शन इन गाजा, कंडेम पहलगाम टेरर अटैक। जी हाँ, इन सबों पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ट्रम्प की टैरिफ और वेस्ट एशिया सिचुएशन पर भी बात किया, और इजराइल ने जो है गाजा पर का एक्शन, उस पर भी जो है उनका चिंता जताई है।
और साथ साथ जो है पहलगाम अटैक को जो है एकदम खुलकर उन्होंने कंडेम किया। इसमें जो है ब्रिक्स ने अपने स्टेटमेंट में वर्चुअली यूक्रेन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। इब्सा वाली जो है, इब्सा मेंशंस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विथ कंसर्न एंड डी एस्केलेशन, नो मेंशन ब्रिक्स एट ऑल। जी हाँ, ब्रिक्स की मीटिंग में इसकी जिक्र ही नहीं हुई। सिर्फ इब्सा वाला जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था उसमें एक जगह कहा गया कि हाँ यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है चिंता का विषय है और इसमें डी एस्केलेशन होना चाहिए, बस इतना ही। ब्रिक्स में इसका यूक्रेन का जिक्र ही नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं, चूंकि रसिया उसका मेंबर है तो अपने मेंबर के अगेंस्ट में कैसे हम उसको कंडेम करें और कैसे उसके हिस्से में बोलेंगे। और ये कहां बैठकर हुआ है? ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे न्यूयॉर्क में हुआ है। ब्रिक्स और इंडिया का जो विजन है उसको ये देखा जाए तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन सैटरडे होस्टेड ए मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर इन न्यूयॉर्क। डॉक्टर जयशंकर highlighted that when multilateralism is under stress, BRICS has stood firm as a strong voice of reason and constructive change. उनका जो कहना है कि जब मल्टीलैटरलिज्म जो है वो अंडर स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स और अमेरिका के जो बिहेवियर हो रहा है ट्रंप के शासनकाल में जो है, और अमेरिका जिस तरह से दुनिया को ट्रीट कर रहा है उसके कारण स्ट्रेस है। लेकिन ब्रिक्स जो है इसके बावजूद भी जो है बिल्कुल फॉर्म खड़ा है एंड एज ए स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव चेंज। जी हाँ, करे कि स्ट्रॉन्ग पूरे ब्रिक्स जो है एक स्ट्रॉन्ग वॉइस साथ खड़ा है, पूरा ग्लोबल साउथ इसके साथ खड़ा है और एक कंस्ट्रक्टिव चेंज की बात कर रहा है ब्रिक्स। ये नहीं कि टैरिफ लगा देंगे उसको कर देंगे, उसको उसका ये बंद कर दो, उसको ऐसे कर दो, उसको डिसएडवांटेज डाल दो उस कंट्री पर को सैंक्शन लगा दो, ये सब बात ही नहीं कर रहा। ये कर रहा है कंस्ट्रक्टिव चेंज दुनिया में चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। इन ए टर्बुलेंट वर्ल्ड ब्रिक्स must reinforce the message of peace building, dialogue, diplomacy and adherence to international law. उन्होंने जो कहा है कि जो अभी दुनिया में टर्बुलेंस चल रही है, ब्रिक्स जो है मस्ट रीइंफोर्स द मैसेज ऑफ पीस बिल्डिंग। जी हाँ, ब्रिक्स जो है पीस बिल्डिंग का मैसेज दे रहा है, डायलॉग का मैसेज दे रहा है, डिप्लोमेसी का मैसेज दे रहा है एंड एडहेरेंस टू द इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ को हमको फॉलो करने का मैसेज ब्रिक्स दे रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? कोई लॉ को नहीं मान रहा है। WHO बाहर हो गया, WTO का आगे उनको मानते ही नहीं है। यूनाइटेड नेशंस को भी अभी बोला, ट्रंप जब यूनाइटेड नेशंस में भाषण देने जा रहे थे परसों, तो उनकी जो है लिफ्ट बंद हो गई वहां पर, एस्केलेटर जिस पर चढ़े, जैसे उनके चढ़ते ही जो उनको बंद किया हो गई या बंद कर दिया गया, पता नहीं। ट्रंप के तो बहुत दुश्मन है अमेरिका में। फिर वो भाषण देने गए तो वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर जो था उसमें प्रॉब्लम कर दी गई, टेलीप्रॉम्प्टर ने काम नहीं किया और उनकी माइक भी जो है ऐसी कर दी गई कि पूरे हॉल में सब लोग उनकी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पा रहे थे। और इसको लेकर के बड़ी नाराज़गी ट्रंप और उनके मागा क्राउड में है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा उनके अंदर नाराज़गी है और इसलिए बहुत लोग से उनके मागा सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने तो इतना तक डिमांड कर दिया कि यूनाइटेड नेशन से जो है अमेरिका जो है विड्रॉ कर ले अपने आप को। अब ये कंस्पिरेसी का चार्ज लगा रहे हैं कि वहाँ पर कंस्पिरेसी हुई है, ट्रंप को जो है वहाँ पर ह्यूमिलिएट करने के लिए। उनके एस्केलेटर्स को ख़राब किया गया, उनके टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब किया गया, उनका माइक भाषण के दौरान ख़राब कर दिया गया, क्योंकि माइक पहले ठीक था, उनके बाद ठीक था, सिर्फ उन्हीं के दौरान खराब रहा। टेलीप्रॉम्प्टर भी उनके पहले ठीक था, उनके बाद ठीक था, सिर्फ ट्रंप के दौर पीरियड में ही क्यों खराब रहा। एस्केलेटर भी पहले ठीक था और उसके बाद ठीक था, ट्रंप जब उससे ट्रेवल करने गए तब प्रॉब्लम आ गई। इसको लेकर के जो वहाँ के मागा क्राउड में बहुत बड़ा मतलब बवाल छिड़ा हुआ है और वो यूनाइटेड नेशंस पर आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये आप लोगों ने सब मिलकर कराया है ट्रंप के अगेंस्ट में जो है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सीक्रेट सर्विस जो है इसकी जांच करे और जो दोषी पाया जाए उस पर एक्शन ले।
हर तरह की बात चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस से अमेरिका को विड्रॉ हो जाना चाहिए। तो वर्चुअली यूनाइटेड नेशंस जो है अभी दुनिया के किसी भी संस्था को कोई मानने को तैयार नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी देश हो, क्या हो, कोई मतलब नहीं उनको। बस अपना है कि भैया हमें पैसे दो। जैसे सऊदी अरब में गए, कहा कि $1 ट्रिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर दो। कतर में गए, कहा $1.2 ट्रिलियन मेरे यहाँ इन्वेस्ट कर दो। जापान में 550 बिलियन इन्वेस्ट कर दो। यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि 650 बिलियन इन्वेस्ट कर दो। क्यों इन्वेस्ट कर दे भाई? वर्चुअली अमेरिका की स्थिति ये हो गई है कि अब वो हफ्ता वसूली पर उतर आए हैं। जी हाँ, ये हफ्ता वसूली है, धमकाकर उन देशों को जो थोड़ा कमज़ोर हैं, उनकी जो है डिफेंस और अदर चीज़ें कमज़ोर हैं, और वहाँ पर अमेरिका जो है कोवर्ट ऑपरेशन थ्रू जो रेजिम चेंज वगैरह जो करते रहते हैं वो सब कराने का जो डर दिखाते हैं ये, और बेसिकली ये हफ्ता वसूली पर आ गए हैं। उन देशों को सीधे अरे क्यों 1.2 ट्रिलियन तुम्हारे यहाँ को इन्वेस्ट कर दिया, किस चीज में इन्वेस्ट कर, और भी नहीं कि हमें पैसे दे दो, हम डिसाइड करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि हाँ भाई हमारी कंपनियों ने कोई डिसाइड किया, वहां पर कोई प्रोजेक्ट है उसको हमको लगाना है, हमने डिसाइड किया कितना इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अमेरिका करेंगे नहीं, पैसे हमें दे दो, हम डिसाइड करेंगे कहाँ को काम करें। बस वर्चुअली हमें पैसे दो, हम खा पका के बराबर कर जाएंगे। इनफैक्ट अमेरिका में भ्रष्टाचार अब के चरम पर पहुंच चुका है। लोग बताते हैं कि ट्रंप के साथ जो है एक फोटो खिंचवाने के लिए भी जो है शायद $1 मिलियन देने पड़ते हैं, डिनर करने के लिए जो है $10 मिलियन देने पड़ते हैं। मतलब हफ्ता वसूली का एकदम बिल्कुल चल पड़ा है पूरा जोर शोर से। तो वही कह रहे हैं कि एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ जो है ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर दुनिया में कोई कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर कैसे दुनिया चलेगी, इसी की बात कर रहे हैं। ब्रिक्स मस्ट एम्पलीफाई इट्स कलेक्टिव कॉल फॉर ए comprehensive reform of the principal organ of the United States, especially the UN Security Council। जी हाँ, ये कस कर रहे हैं कि ब्रिक्स जो है अपनी बात को और मजबूत करे और आवाज को बुलंद करे। एक कलेक्टिव कॉल किस लिए जो है, comprehensive reforms of the principal organization of the United States like सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब ब्रिक्स की तरफ से वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स को जो है अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, खासकर सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बदमाशियों का घर बना हुआ है। इनफैक्ट बदमाशी तो पूरा जीवन में ही होता है, लेकिन दूसरी जगहों पर ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल है कि जरूरत पड़ने पर बदमाशियां कर सकता है, और इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए, और इसके लिए ब्रिक्स को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। साथ साथ उनका कि एज राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ वॉलेटिलिटी एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इंपैक्ट ट्रेड फ्लोज, ब्रिक्स मस्ट डिफेंड द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। ये भी वो कह रहे हैं कि राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म जो अमेरिका दिखा रहा है, और टैरिफ जो है आज कुछ टैरिफ है, शाम में कुछ है, सुबह कुछ है, रात में कुछ है, बदल जा रही है, कभी 20%, 25%, 50%, 100%, कुछ भी हो जा रहा है ये। और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाए जा रहे हैं बहुत तरह के, जिससे कि आप वहां पर कर ही नहीं सकते, आप ट्रेड कर ही नहीं सकते अमेरिका से। जो है इतने रूल्स और रेगुलेशन उन्होंने लगा दिए हैं कि आप कोई भी सामान जाएंगे उसको वापस कर दिया जाएगा, नहीं साहब इसमें ये डिफिशियंसी है, ये इस चीज को कंप्लाई नहीं करता, ये इस रूल को कंप्लाई नहीं करता, आपका सामान वहां से वापस आ जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। अभी हाल में ही देखा था भारत से कैसे जो है करीब $5 लाख के जो है मैंगोज सप्लाई हुए थे आम के सीजन में। जो है उनके लोगों ने यहाँ से इंस्पेक्ट करके भेजा था, जो अमेरिकन जो है उनके लोग यहाँ रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनके सामने उसका इरेडिएशन किया गया था ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया जो है अमेरिका नहीं पहुंच जाए। सब कुछ करके उनके सामने सारा प्रोसेस करके जो है उनके लोगों ने सर्टिफाई किया, तब वहाँ गया। लेकिन उनको करना था, कहा कि नहीं इसमें जो है कुछ प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और वो $5 लाख के आम वहीं पर फेंक दिए गए, सड़ गए, खत्म हो गए। उनको वापस इंडिया लाना तो बहुत खर्चीला पड़ता। तो इस तरह के नॉन टैरिफ जो है बैरियर्स जो है वो लगा रहे हैं ताकि दुनिया को परेशान हो जाए और अमेरिका को हफ्ता देना शुरू कर दे। जी हाँ, अमेरिका अब चल नहीं पा रहा है। $37 ट्रिलियन के डेप्ट उनके हो चुके हैं। पर डे जो है $22 बिलियन के डेप्ट बढ़ रहे हैं।
और साल में उनको $1 ट्रिलियन का जो है उनको देना पड़ता है इंटरेस्ट। पर डे पर देखेंगे तो एवरी डे $3 बिलियन का इंटरेस्ट देते हैं वो अपने इसका जो है। तो अमेरिका का और डेप्ट बढ़ता ही जा रहा, हर 3 महीने में उनका 1 ट्रिलियन डेप्ट बढ़ जा रहा है। तो अमेरिका अब चल नहीं पा रहा है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही टर्मोइल में है, बहुत ज्यादा समस्या में घिरा हुआ है, और ये कारण है उनका अनाप शनाप खर्चे करना। दुनिया में 800 जो मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं, तमाम खर्चे जो आप समझ, उनके मिलिट्री बेसेस ऐसे नहीं होते हैं कि भैया एक छावनी बना दी वो लोग उसमें बैरक में रहना, नहीं, वहाँ पूरा एयर कंडीशन सारा कुछ है। वहाँ पर मैकडोनाल्ड, पिज़्ज़ा हट और ये सभी कुछ खोलने पड़ते हैं उनको, इनका रूल बने हुए हैं ताकि उनके लोग जो हैं वही लाइफ एंजॉय कर सकें जब वो अमेरिका में रहते हैं। एग्जैक्टली वही लाइफ हो, कहीं पर भी, गुआम में हो, डिएगो गार्सिया में हो, चाहे अफगानिस्तान में जब थे। अफगानिस्तान का पिक्चर मैंने देखा है, उसके अंदर में हार्ले डेविडसन का शोरूम खुला हुआ है, कार्स के शोरूम खुले हुए थे उनके। मैंने बहुत बड़ा एरिया बगरा में एयरपोर्ट को जो उन्होंने कैप्चर कर रखा था, जो बना रखा था, बहुत हंड्रेड्स ऑफ एकड़ में फैला हुआ वो बेस था। उसके अंदर में जो है पिज़्ज़ा हट के शोरूम सब खुले हुए हैं, शॉप्स खुले हुए हैं, डोमिनोज के हैं, मैकडोनाल्ड्स के हैं। ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं, आप समझ सकते हैं कितना खर्च आता होगा इस पर। कितना मैंने तो इस तरह के खर्चे करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, अनाप शनाप, चूंकि रिजर्व करेंसी है, जब मर्जी जितना डॉलर से आप छाप लो, जहां से उठाना है कर्ज उठा लो। कर्ज उनको जो है अब इनका डेब्ट जो है वो अनपेएबल हो चुका है। इसलिए अब दुनिया को धमका करके कतर को, सऊदी को, जापान को, ईयू को वो चाहते हैं कि भारत से यही चाहते थे, भारत भी कमिट कर दे 100 बिलियन 200 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ करेंगे इन्वेस्ट भाई, हम अपने देश में इन्वेस्ट हमारे करना है हमें, नहीं अमेरिका में आप कर दीजिए। दिस इज व्हाट, वही बात है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विल डिफाइन द नेक्स्ट फेज ऑफ ब्रिक्स कोऑपरेशन। जी हाँ, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में जो है आपस में जो है कोऑपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका जो है अब टेक पर भी वार करने वाला है, ये दिख रहा है। आप देखिए कैसे एनवीडिया को उन्होंने बैन कर रखा है कि एनवीडिया के चिप्स जो है चाइना को नहीं बेचे जाएंगे, हम इंडिया को नहीं बेचे जाएंगे, किसी को नहीं बेचना है उनको, सिर्फ वो अमेरिका में ही रहेगा ताकि एआई में जो है उनसे आगे कोई ना निकल जाए। आप जितना रोकोगे उतना ही वहां दूसरी जगहों पे इनोवेशन होगा और वो निकल ही जाएगा। जी हाँ, भारत में भी एआई, चाइना में तो हो ही रहा है, भारत में भी बहुत ऊंचे स्तर पर एआई का काम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल नए नए बनाए जा रहे हैं, भारतीय लैंग्वेज के बनाए जा रहे हैं, और उनके रिजल्ट्स जो है अगले कुछ सालों में दिखने लगेंगे आपको। और अमेरिकन जितना अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे कर लें, वो बच नहीं सकते। टेक्नोलॉजी में उनकी सुपरियरिटी अब खत्म होने ही वाली है अगले 5-10 सालों में, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि इनोवेशन अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में पढ़ना लिखना लोगों ने छोड़ दिया है, लेजी हो चुके हैं अमेरिकन, वो पढ़ते लिखते नहीं। 70% अमेरिकन जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मुंह तक नहीं देखते। आप उस देश से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप कब तक बाहर से लोगों को बुलवा करके अमेरिका को चलाएंगे? अमेरिका की सारी इंडस्ट्री है, उनका जो खासकर टेक वाला पूरा है, वो कौन चलाता है? सब भारतीय चलाते हैं मोस्टली। तो आप देख लें ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है अमेरिका का आगे हो नहीं है, वो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। उनका इसलिए जयशंकर जी कह रहे हैं कि टेक में जो है ब्रिक्स के अंदर में टेक्नोलॉजी में आपस में जो है कोऑपरेशन हमें करनी चाहिए, ताकि जो है अमेरिका जो है आगे हम पर जो टेक पर अटैक करेगा हम उसको झेल सके। इंडिया chairmanship will focus on food and energy security, climate change and sustainable development through digital transformation, startups, innovation and strengthen development partnership। जी हाँ, उनका कि इंडिया का जो चेयरमैनशिप हम लोग फोकस करेंगे, उसमें किस चीज पर? फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस करना है। कैसे फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी देशों को अपने अपने देशों को इंश्योर करनी है और कैसे आपस में उसमें हम कोऑपरेशन कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, जिसमें से ट्रंप ने साफ कर दिया क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, बकवास है, बंद करो ये सब। उन्होंने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर हो गए, जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया।
अगर नहीं कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होता, हमारे यहाँ ईवी पर जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो हाँ सब्सिडी सरकार देती थी, उसको भी खत्म कर दिया। बोला नहीं, पुराने जो है गैसोलीन और पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ हैं वही अमेरिका चलाएगा, वैसे ही चलेगा, हमारा पुराना सब कुछ ठीक है। वो वही चाहते हैं पुराने स्टाइल का, जो आज से 50 साल पहले के स्टाइल का अमेरिका में गाड़ियाँ बने, बड़ी बड़ी जनरल मोटर्स, क्रिस्लर, आपको जो है फोर्ड, इनकी प्लांट हैं, हजारों हजार संख्या में लोग मजदूर उसमें काम करें और उनको तनख्वाह मिले, वो अपना लाइफ जिंदगी जिए। इनोवेशन नहीं चाहिए उनको, कोई ईवी टीवी सब फालतू की चीज़ों को पचड़ा पड़ना ही नहीं है। इसलिए क्लाइमेट चेंज को एकदम बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया कि नहीं, कोई क्लाइमेट चेंज है ही नहीं। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की उन्होंने कहा है थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो भारत जो है बहुत बड़ा मदद कर सकता है ब्रिक्स के देशों को, क्योंकि भारत में जिस लेवल का जो है डिजिटलाइजेशन हुआ है, गवर्नमेंट एंड अदर सर्विसेज का जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है, और गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है पब्लिक को जो है, वो रिमार्केबल है। जी हाँ, अमेरिका में भी उस लेवल का काम नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, मैं तो बिल्कुल हैरान था कि अब जो है, जो पेंशनर्स जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेंशनर्स हैं, हो सकता है वो अब स्टेट गवर्नमेंट में लागू हो जाए, उनके लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐप बना दिया गया है, आप उस ऐप में लॉगिन करें, आपका जो है आधार आईडी वगैरह उसमें डाला हुआ है, डाल करके आप कर लें, सेटअप कर लें उसको, और आप उसको खोलें, आप अपने जो फेस को सामने रखें और सिर्फ 2-3 बार आपने ब्लिंक करें अपने आइज को, जो है वो रीड करके जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है जनरेट कर देता है, और आपको सर्टिफिकेट जो है इलेक्ट्रॉनिकली आ जाती है और वहाँ अपडेट हो जाता है। आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, शायद दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी है। जी हाँ, इंश्योर कर रहा है कि हाँ उसी आदमी जिंदा है, उसके आइज का, उसके रेटिना का पिक्चर लेकर के वो कंपेयर कर रहा है, कहाँ से, आधार के डेटाबेस से जो है। जी हाँ, आधार के डेटाबेस से कंपेयर कर रहा है कि वहां पर मतलब कि जो है, जो आपके रेटिना के इंफॉर्मेशन वहां डले हुए हैं, उसके आधार पर जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है। यू कैन इमेजिन लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन जो भारत ने किया है। किसी काम के लिए गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द वर्क जो है इट इज गेटिंग, आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है वो ऑनलाइन होता है, ड्राइविंग आपको अपने रजिस्ट्रेशन गाड़ी की रिन्यू करानी है वो ऑनलाइन फैसिलिटी है, पॉल्यूशन चेक जो है आप करते हैं वो एकदम डिजिटल फॉर्म में, मतलब कि जो है आपको डिस्प्ले हो जाएगा पूरे इंडिया में, कहीं पर भी आपको सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं है। आपका गाड़ी नंबर से जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पूरे इंडिया में चेक किया जाता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चेक उसका हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस लेवल के डिजिटलाइजेशन भारत ने किया है, इससे ब्रिक्स देशों को फायदा हो सकता है। अमेरिका चाहे टेक में जितना भी हो, बट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भारत जो है उनसे कहीं आगे है। स्टार्टअप्स की बात उन्होंने की है। जी हाँ, स्टार्टअप्स जो है छोटे छोटे कंपनियां जो बनती हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी पर काम होती है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो है वहाँ आते हैं, उस लगाते हैं, कंपनी ग्रो करती है, बाद में वही कंपनी बढ़ के बड़ी जायंट कंपनी है। तो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं और इनोवेशन की बात कर रहे हैं, एंड स्ट्रेंथन डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स। ये इन सबों की बात जो है जयशंकर जी ने वहां उठाई है कि हमें ये करना है। रिबटल टू द यूएसए पब्लिक इंडोर्समेंट ऑफ इंडियाज लीडरशिप। जी हाँ, ये इंडिया के लीडरशिप को एक ओपनली जो है सपोर्ट किया गया है, अमेरिका को एक रिबटल दिया गया है कि भैया हो गई तुम्हारी दादागिरी बहुत, अब चलो अपने रास्ते, हम लोग का अपना अलग धंधा चलता है। Public endorsement of India's leader vision under India for BRICS is to expand it further and condemn Trump's tariff and collapse of rule-based world order। जी हाँ, भारत के लीडरशिप में जो है ब्रिक्स जो है और एक्सपैंड होने वाला है, और साथ साथ जो है खुलेआम इन्होंने ट्रम्प की टैरिफ और जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था उसका कोलैप्स को जो है इन्होंने कंडेम किया है, साफ साफ कहा कि ये नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगी ऐसे। कलेक्टिव पुशबैक ऑन टैरिफ्स एंड प्रोटेक्शनिज्म। जी हाँ, पूरा सब सारे ब्रिक्स ने मिलकर एक साथ जो है टैरिफ एंड प्रोटेक्शनिज्म जो अमेरिका कर रहा है ट्रेड में जो के लिए जो है उसको उन्होंने कंडेम किया है। एजेंडा सिटिंग ऑन इश्यूज दैट मैटर टू इंडिया, शोइंग ब्रिक्स led world order is receptive of India's concern and therefore India doesn't need USA।
जी हाँ, ब्रिक्स में ये ऐसा लग रहा था, ऐसा देख के लग रहा कि भाई भारत के कंसर्न्स को ब्रिक्स समझ रहा है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई ये चिंता की बात है, और इंडिया कंसर्न को उन्होंने माना कि ये कोई चिंता की बात है और इस पर हमें काम करना चाहिए। और इसलिए जो है ये मैसेज जा रहा है कि भैया इंडिया डजंट नीड यूएसए, यूएसए है अपनी जगह पर रखो, हम लोग अपने आपस में ही अपनी ज़िंदगी चला लेंगे, अपने डेवलपमेंट जो करना होगा आपस में कोऑपरेशन करके हम कर लेंगे, वी डोंट नीड यूएसए। ये हिसाब से अमेरिका में बैठ कर दिया गया। कंडेमिंग पहलगाम को ओपनली कंडेम किया गया, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और यूएनएससी का एक्सपेंशन और उसमें इंडिया के लिए सपोर्ट, ये साफ साफ जो है वहीं पर अमेरिका में ही बैठकर दिखाया गया है। यूक्रेन मैटर पर देखें तो ब्रिक्स विल नॉट गो अगेंस्ट इट्स पार्टनर रशिया नो मैटर हाउ मच प्रेशर यू पुट। जी हाँ, ब्रिक्स ने मैसेज दे दिया कि भैया हम अपने पार्टनर जो रशिया, जो हमारा मेंबर है, हम उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, आपको जितना प्रेशर देना हो दे लो, डजंट मैटर, हम लोग उसको कंडेम नहीं करेंगे, रखो अपनी जगह अपने पास, जितना लड़ना है लड़ दो यूक्रेन में जो है। ब्रिक्स इज नॉट वेस्ट इको चेंबर। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कोई मतलब कि ब्रिक्स में जो है अमेरिका की बातें या वेस्ट की बातें जो है नहीं चलेंगी, ये हमारा अपना फोरम है, हम लोग अपनी बातें करेंगे, हमारे अपने कंसर्न से हम डिस्कस करेंगे, हम वेस्ट की चिंता हमको भी नहीं है, वेस्ट अपना जान नहीं, हमारी चिंता नहीं है और वेस्ट की चिंता हम भी नहीं करते, इसलिए वेस्ट का कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं हम मतलब कि जो है रिवर्बरेट करेगा हमारे यहाँ। और ये साफ साफ सिग्नल है कि यूएसए को कि भाई इंडिया यूएसए से दूर जा चुका है। जी हाँ, इंडिया यूएसए से दूर जा चुका है, इससे और क्लियर सिग्नल जो है नहीं दी जा सकती थी। अमेरिका में बैठकर इतना ओपनली अमेरिका को कंडेम करना और मतलब कि जो अमेरिका ने जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय किया है, प्रोटेक्शनिज्म जो लाया है, अपने ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं, टैरिफ्स जो लगाए हैं, इसको ओपनली बैठकर इंडिया में कंडेम करना, ये साफ साफ दिखाता है कि भाई इंडिया जो है भारत अमेरिका से दूर जा चुका है, अब संभव नहीं है अमेरिका के नज़दीक आना। और अमेरिकन जो थोड़े सेंसिबल अमेरिकन हैं, मैं सबकी बात नहीं, ज़्यादातर तो उनको सेंस वगैरह कुछ नहीं है अमेरिकन को, बता रहा हूँ, वो अपने एरोगेंस में और पैसे के एरोगेंस में और अमेरिका के पावर के एरोगेंस में जो है ऐसे मदमस्त रहते हैं कि उनको ये सब चीज़ें समझ में आ नहीं सकती और ना कभी आएंगी। लेकिन कुछ सेंसिबल लोग हैं अमेरिका में जिन्होंने इस पर चिंता जताई थी कि 25 सालों में जो अमेरिका ने भारत को अपने नज़दीक लाने के लिए जो काम किया था, ट्रंप ने पिछले 4-5 महीनों में जो है उसको बूढ़ गोबर कर दिया ही नहीं, खत्म कर दिया बिल्कुल। और इसलिए भारत अब अमेरिका से दूर जा चुका है। ये मैसेज ब्रिक्स के मैसेज की मीटिंग में जयशंकर जी ने साफ साफ जो अमेरिका को दे दिया है। तो ये कह सकते हैं कि एक भारत का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो भारत ने ली है, अमेरिका की दादागिरी जो अभी हेजमनी दुनिया में चल रही है और वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको जैसे चाहे दबा लेंगे, जिसको जैसे चाहे हम मैनेज कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे, कहीं रेजिम चेंज करा देंगे, कहीं पर कुछ लड़ाई छिड़वा देंगे, किसी का जो है कुछ कर दें। ये सब चीज़ें जो है अब धीरे धीरे जो है दुनिया बर्दाश्त करना छोड़ चुकी है। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन भी जो है अब अमेरिका की बातें नहीं सुन रहा है। आपने देखा होगा कैसे अभी 2 दिन पहले जो है कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने एक साथ जो है पैलेस्टीन को जो है रिकॉग्नाइज किया था अमेरिका के विश के एगेंस्ट। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका की जो दुनिया पर जो है उसकी जो पकड़ थी वो कमज़ोर हो रही है, इसकी जो हेजमनी दुनिया पर थी वो कमज़ोर हो रही है। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इवन यूरोपियन वो भी अमेरिका से अब त्रस्त हो चुके हैं, वो भी अमेरिका से अब दूर होने में अपने भलाई समझेंगे। तो दोस्तों, ये था विश्लेषण कैसे जयशंकर जी जो है न्यूयॉर्क में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग वहीं बुलाई न्यूयॉर्क में, अमेरिका की नाक के नीचे, और अमेरिका को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। उम्मीद करता हूँ ये
वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।